नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की यह हमारी क्लास काव्य गुण पर होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात किया जाए अपने विषय पे कि क्यों मैं ये काव्य गुण पर ही वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं, तो ये काव्य गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। काव्य गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में मैंने जो है सहायता लिया है प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह कृत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा आलोचना। ठीक है, ये जो है प्रतियोगी छात्रों के बीच की एक प्रिय पुस्तक है। तो अगर आप ये पुस्तक रखे हैं और इस पुस्तक के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं साथ साथ में, ठीक है, आप भी पढ़ते रहते हैं और मैं भी पढ़ के बताता रहता हूँ, तो दावा करता हूँ कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके पास नहीं है ये पुस्तक, ठीक है, तो भी अब इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पहले काव्य की परिभाषा और स्वरूप क्या है। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम गुण की परिभाषा की ओर संकेत किया है। इनके अनुसार गुण का कार्य है काव्य को सौंदर्य मंडित करना। देखिए, प्रश्न कैसे बन सकता है। एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि किस आचार्य ने सर्वप्रथम काव्य गुण की परिभाषा की ओर इंगित किया। ठीक, एक ऐसे प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि भरत मुनि अपने किस पुस्तक में, तो हमें पता है कि बहुचर्चित पुस्तक है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का समय क्या था, दूसरी शताब्दी थी। दूसरी सती इनका समय था। और इनके जो नाट्य शास्त्र है इसमें कुल 36 अध्याय थे, इसको भी जान लीजिए। अब देखिए, कह रहे हैं इनके अनुसार गुण का कार्य क्या है, काव्य को सौंदर्य मंडित करना। ठीक है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और क्या है, वही गुण उसको सौंदर्य मंडित करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, या कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई बहुत अच्छा, तो इसी तरीके से किसी न किसी गुण से वो जो है परिपूर्ण होता है, तो वो सारी चीजें उसको क्या करती हैं, सौंदर्य मंडित करती हैं। बस यही परिभाषा संस्कृत में किसने दे दिया, भरत मुनि ने दे दिया। अब देखिए, इसको मैं आपको यही याद करा दूंगा। कह रहे हैं कि अलंकारश्च गुणश्चैव बहुभी समन्वित। ठीक है, अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो अलंकार को और मतलब अर्थात अलंकार और गुण का कार्य क्या है, कविता को समलंकृत करना। ठीक है, ये तो हो गई। अब हम लोगों ने देख लिया परिभाषा कि अलंकार और गुण का कार्य क्या है, कविता को समलंकृत करना। अब कैसे हम इसको सही करेंगे, जैसे हमसे ये कथन, मान लीजिए मात्र ये कथन आ जाए सामने परीक्षा में, तो हम कैसे इसको समझ। तो देखिए, मेरा जो दिमाग है मैं इसको कैसे याद किया हूँ। देखिए, सम अलंकृत शब्द आप ध्यान रखिए, सम अलंकृत ये जो शब्द लिखा हुआ है इसे ध्यान रखिए। ठीक, और देखिए क्या है, सम अलंकृत करना, और सम अलंकृत करने का कार्य कौन कर रहा है, भरत मुनि कर रहे हैं। ठीक है, सम अलंकृत करने का काम कर रहे हैं भरत मुनि कर रहे हैं। देखिए, अब इसको आप ऐसे जानिए, सम अलंकृत का करने का कार्य कौन कर रहा है, भरत मुनि कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मत याद करिए, बस ये जान लीजिए कि हमारी परिभाषा में यदि आ जाए कि अलंकार गुण बहुवी समलंकृत है, हम लोग उस सम अलंकृत शब्द हमें दिख जाए तो हम भरत मुनि लगा देंगे। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। ठीक, आगे परिभाषा में कह क्या रहे हैं, ठीक, इसको देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि सम अलंकृत शब्द का अर्थ है समनुपातिक सौंदर्य विधानों से कविता को अलंकृत करके उसे आकर्षण का विषय बनाना। ठीक, देखिए सम अलंकृत शब्द को भी परिभाषित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समान अनुपात में सौंदर्य विधान। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अधिक आप कर दीजिए और कुछ कम, नहीं, समान अनुपात में सौंदर्य विधान से कविता को अलंकृत करके उसे आकर्षण का विषय बनाना। ठीक है, जब हम चीजें देखिए किसी को सुंदर बनाना है, अब ये नहीं कि अब उसको ज्यादा हम कहीं उसके चेहरे पे ज्यादा पेंट लगा दिए, ठीक है, अब हम कहें कि वो बहुत सुंदर हो गया, नहीं, उसको समान अनुपात में एक जो पैमाना है, ठीक है, उसके आधार पे
ठीक है, इसी लोग देखिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। ठीक, अभी आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि यह परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, क्या है, कह रहा है लेकिन ये परिभाषा स्पष्ट नहीं है। ठीक, फिर भी इसमें गुण धर्म का वैशिष्ट परिलक्षित हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गुण एवं अलंकार की रचनात्मक प्रवृत्ति एवं कोटि एक ही प्रकार की है। ठीक है, कह रहे हैं कि ठीक है इसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि इसमें गुण के धर्म का वैशिष्ट परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, जो गुण एक धर्म है, ठीक है, गुण की परिभाषा हमें थोड़ी थोड़ी इसमें दिख रही है। ठीक, अब देखिए आगे आचार्य दंडी की परिभाषा, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा, क्या, पेपर आउट क्वेश्चन। ठीक है, आचार्य दंडी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। वे अलंकार को परिभाषित करते हुए क्या करते हैं, लिखते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार अलंकारान प्रच्छते। ठीक है, मतलब कि काव्य के जो शोभा विधायक धर्म है उसका नाम अलंकार है। ठीक है, और ऐसी ही मिलती जुलती परिभाषा कौन देता है, बामन भी देते हैं, जिनकी परिभाषा को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, ये बहुत मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हो तो लिख लीजिएगा, क्या, कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार अलंकारान प्रक्षते किसका है, किसने यह परिभाषा दी, तो आचार्य दंडी ने दी। ठीक है, किसके संदर्भ में दी, तो कहा उन्होंने कि काव्य की शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे बहुत आराम से अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं और कह दे रहे हैं कि मूलतः गुण का कार्य है रचना के सौंदर्य विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। ठीक, इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करती है। ठीक है, अब देखिए उनकी जो यह परिभाषा क्या कर रही है, वो न केवल परिभाषा को व्यक्त कर रही बल्कि जो गुण का धर्म होता है, जैसे ठीक है हर मानव का धर्म है, वैसे गुण का धर्म क्या है उसे भी स्पष्ट करती है और भरत की उसी परंपरा को स्पष्ट करती है जिसमें गुण तथा अलंकार को एक ही सरणी के अंतर्गत रखा गया है। मित्रों देखिए अभी हम शुरू में ही बात की कि भरत मुनि और दंडी लगभग एक जैसी परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन भरत मुनि की परिभाषा में अगर सम अलंकृत शब्द आ जाए, ठीक है, सम अलंकृत शब्द आ जाए और वहां यह देखिए सम अलंकृत, आप बस ध्यान रखिए क्या, सम अलंकृत। ठीक, और उसके पहले का तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, क्या लिखा रहे, पूरा वाक्य क्या रहेगा कि अलंकारैश्च गुणैश्च एवं बहुभी समलंकृत है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अलंकार और गुण का कार्य है कविता को समलंकृत करना। अगर समलंकृत दिख जाए शब्द तो हम भरत मुनि मारेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ठीक, शानदार एकदम, आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अगर फायदा नहीं मिला तो कहिएगा। ठीक है, बाद में आलंकारिकों ने गुण तथा अलंकार के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए दोनों की मूल वृत्तियों को पृथक पृथक रूप से विवेचित किया। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, अब दो लोग परिभाषा दिए लेकिन इनके इस परिभाषा से विद्वान संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुण और अलंकार के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया। ठीक है, और पृथक पृथक रूप से इन दोनों के मूल प्रवृत्ति को विवेचित किया और क्या, और उनकी स्थिति स्पष्ट की। आचार्य भामह गुण एवं अलंकार के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। भामह क्या है, देखिए भामह कर देते हैं भेद, इसमें भामह से भेद ध्यान रखिए। ठीक है, इसको मैं अभी याद करा दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि समवाय वृत्त्या शौर्यादया संयोग वृत्त्या तु हारादया गुणालंकाराणाम भेद है। देखिए इसे मैं कैसे याद किया हूँ, मुझे ये भेद है शब्द दिख जाए, देखिए आप इस पुस्तक को बार बार पढ़ रहे हैं, आपको दिख गया भेद शब्द, क्या, भेद शब्द, भेद से आप भामह बना लिए, क्या बना लिए, भामह बना लिए। अब इसके अर्थ को आप पढ़ लेंगे तो और स्पष्ट हो जाए। कह रहे हैं जैसे मनुष्य में शौर्य आदि धर्म की भांति अनिवार्य धर्म के रूप में काव्य का गुण से संबंध है, किंतु अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व तो नहीं है। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है जैसे मनुष्य में क्या है, शौर्य आदि धर्म होते हैं। ठीक, उसी तरह धर्म के रूप में काव्य का गुण से संबंध है। ठीक है, जो काव्य का संबंध गुण से है, कैसे है, धर्म के रूप में, जैसे शौर्य आदि धर्म मानव में है, वैसे काव्य काव्य का गुण किसमें है, ठीक है, कविता कविता में है। ठीक, और कह रहे हैं कि अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व तो नहीं है।
अब आगे कह रहे हैं कि अलंकार कविता का संबंध संयोग वृत्ति का अर्थात औपचारिक है। क्या है? औपचारिक है। अब देखिए इसके बाद की जो परिभाषा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखिए फिर से रिवीजन करते हैं। क्या हमें देखिए, अगर हमें सम अलंकृतः दिख जाए, क्या दिख जाए? सम अलंकृतः दिख जाए, ठीक है, तो हम बता देंगे कि सर ये भरत मुनि का है। ठीक, भरत मुनि का है। और यह परिभाषा तो इतनी महत्वपूर्ण है ना मित्रों कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पक्षते, यह किसका है? दंडी का है। इसके लिए तो आप त्रिकुट मत खोजिए, बस अलंकार शब्द दिखे, ठीक है, अलंकार शब्द दिखे, दंडी अलंकारवादी चार थे, और इसको तो रट लीजिए, ठीक है, रट लीजिए, रट लीजिए। ठीक, अब देखिए आगे, आगे अगर हमें ये दिख जाए कि सम वाय वृत्त्या शौर्यादया संयोग वृत्त्या तुहारादया गुणालंकाराणाम भेद। ठीक है, भेद शब्द से भावना को हम ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं जैसे मनुष्य में शौर्य आदि धर्म होते हैं, ठीक है, उसी तरह काव्य के गुण का, ठीक है, उसी तरह धर्म के रूप में काव्य का गुण से संबंध है। ठीक, अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व नहीं है। अलंकार कविता का संबंध संयोग वृत्ति का अर्थात औपचारिक है। ठीक, अब देखिए ये परिभाषा, इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि आचार्य वामन ने क्या कहा। देखिए इसे इसलिए याद करना भी जरूरी है ना कि ये कई बार पूछा। और जो दंडी जी हैं, ठीक है, वो क्या है? काव्य के शोभा विधायक धर्म को अलंकार मानते हैं, और ये कहते हैं कि काव्य के शोभा विधायक धर्म क्या है? गुण है। और क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, काव्य शोभया शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा विधायक धर्म का नाम, ये देखिए गलत लिखा हो यहाँ, क्या होगा? गुण है। ठीक है, काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम क्या है? गुण है। ठीक, देखिए कविता का कलेवर, कलेवर का क्या अर्थ होता है? जैसे शरीर का ऊपरी ढांचा होता है ना, ठीक है, शरीर या देह ऊपरी ढांचा, ठीक, वही कह रहे हैं कि कविता का कलेवर शब्द एवं चैतन्य अर्थ के मूल का कारण गुण है। ठीक है, जो कविता के ऊपरी ढांचा है कौन? शब्द, और चैतन्य के अर्थ के मूल कारण क्या है? गुण है। ठीक, हमें देखिए अब तक हम लोगों ने कुल चार परिभाषा सुनी। अगर हमें सम अलंकृत शब्द दिख जाए काव्य गुण में तो हम भरत मुनि मारेंगे। अरे अगर हमें दिख जाए काव्य क्या? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचति, तो दंडी अलंकरान आ गया। ठीक, अब काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा आ गया। ठीक है, कि मतलब काव्य की शोभा विधायक धर्म का नाम गुण है, तो हम मारेंगे वामन। ठीक, अगर हमसे यह पूछ ले क्या? समवाय वृत्त्या शौर्यादया संयोग वृत्त्या तुहारादया गुणालंकाराण भेद है। देखिए भामन ने भेद किया किसमें? अलंकार और गुण के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए, उसमें विभेद करते हुए उन्होंने बताया। ठीक, कि जैसे अलंकार का कविता का संबंध संयोग वृत्ति अर्थात औपचारिक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने वामन को भी पढ़ लिया मित्रों। अब आगे हम लोग जो है थोड़ी सी व्याख्या है, ठीक है, इस व्याख्या को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं यदि कविता का विवेचन किया जाए तो शब्दार्थ के भौतिक तत्व ही उसके कारण है। ठीक, रचना की किसी विशिष्ट परिस्थिति में उत्पन्न उसकी शब्दार्थ प्रवृत्ति का संबंध गुण है, और चूंकि कविता शब्दार्थ से भिन्न नहीं हो सकती, अतः वह गुण शून्य भी नहीं हो सकती। इसलिए आचार्यों ने शब्द एवं अर्थ गुण की भिन्न भिन्न रूपों में चर्चा की है। अनेक शब्द सुनकर ललित योज युक्त तथा उसके अर्थ भी सुनकर प्रीतिकर रुचिकर योज युक्त ओज युक्त प्रतीत होते हैं, और ये धर्म भाषा के नैसर्गिक स्वभाव के रूप में है। इस प्रकार आचार्य वामन के अनुसार काव्य के भौतिक धर्म रूप तत्व भाषा एवं अर्थ के नैसर्गिक विधायक तत्व का नाम गुण है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आचार्य वामन क्या कह रहे हैं? वामन कह रहे हैं कि काव्य के भौतिक धर्म रूप तत्व एवं भाषा अर्थ के नैसर्गिक विधायक तत्व का नाम क्या है? गुण है। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि इसलिए, ठीक है, इसलिए अलंकार की तुलना में आचार्य वामन इन तत्वों को नित्य एवं सनातन मानते हैं। इन गुणों के बिना काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक, जबकि अलंकार रचना की अनित्य धर्म है, और इनके बिना भी रचना सौंदर्य की वृद्धि संभव है। देखिए अब इसे क्या है, इनकी पंक्ति ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि पूर्वे गुणा नित्या तैर्विना काव्या शंभु निपपते। ठीक है, क्या इसे कैसे याद करेंगे? कह रहे हैं कि यदि कोई काव्य गुण से रहित है, तो वह
युवती की यौवन रहित देह के समान है। देखिए कितनी बड़ी बात। कह रहा है कि अगर कोई कविता गुण से रहित है अर्थात उसमें गुण नहीं है, तो जिस प्रकार एक युवती उसमें यौवन रहित देह हो तो उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यौवन रहित देह को अलंकार शोभित नहीं करते, ठीक है, उसी तरह गुण रहित काव्य लोक प्रसिद्ध अलंकारों से युक्त होने पर भी शोभित नहीं होते। देखिए इसे मैं कैसे याद क्यों हूँ। देखिए हम ये जानते हैं कि गुण इनके शब्द में आया था वहां भी क्या कि काव्य शोभया करतारो धर्मा गुड़ा। अब देखिए पूर्वी गुड़ा शब्द आ जाए तो भी आप क्या मारेंगे, पूर्वी गुड़ा शब्द आ जाए तो भी आप क्या मारेंगे, वामन। और देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा कि पूर्वी गुड़ा नृत्या तैरविना काव्य शाम्भानुपपत्ते, ठीक है, नु पपत्ते है, ठीक है। अब देखिए मतलब ये कह रहे हैं, देखिए तैरविना नित्या, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे युवती की यौवन रहित देह के समान है, मतलब अगर कविता में गुण नहीं है, ठीक है, अगर गुण से रहित है तो वह युवती की यौवन रहित देह के समान है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि आगे चलकर और विद्वानों ने क्या कहा, तो देखिए आगे चलकर दंडी ने, आगे चलकर आचार्यों ने दंडी की गुण संबंधी इस धारणा का विकास नहीं किया, ठीक। मूलतः काव्य भाषा एवं अर्थ विधान ने भौतिक रूप से संबद्ध होने के कारण गुण के संबंध में अधिक गहनता पूर्वक विचार किया जा सकता है, किंतु परिवर्ती आचार्यों में भी भोजराज के अतिरिक्त इसकी शक्ति और सामर्थ्य पर किसी ने गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। सामान्यतः आचार्य भामह की परिपाटी में रचना के अनिवार्य धर्म के रूप में इसे रस से जोड़कर देखने की चेष्टा की गई और इस क्रम में आनंदवर्धन ने इसे निम्नवत रूप में परिभाषित किया है। देखिए अभी तक तो हो रही थी बात थोड़ी समझ की, अब आ गई, ठीक है, अब आ गए प्रश्न आपके परीक्षा वाले। अब यहाँ देखिए इसको मैं यही याद करा देता हूँ आपको कि आनंदवर्धन ने क्या कहा, ठीक। तो आनंदवर्धन ने कहा कि जो उस प्रधान भूत अंगिन, ठीक है, अंगिन के आश्रित हैं वह गुण है, ठीक है। इस प्रकार उनकी रचना रचना में रसाश्रित धर्म का नाम गुण है। देखिए अगर कहीं दिख जाए क्या, अंगिन शब्द दिख जाए, ठीक है, अंगिन शब्द दिख जाए और रसाश्रित शब्द दिख जाए, दो शब्द आपको देखना है, ठीक। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिभाषा हो जाएगी आनंदवर्धन की। क्या दिख जाए, अगर कोई कह दे कि क्या रसाश्रित धर्म का नाम गुण है, ठीक है, रसाश्रित धर्म दिख जाए और अंगीगन, ठीक है, अंगीगन शब्द दिख जाए, ठीक है, अंगीगन शब्द देखिए, अंगीगन शब्द से आप आनंदवर्धन लीजिए और क्या रसाश्रित धर्म का नाम गुण है, तो ये आनंदवर्धन ने कहा। अब देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण मम्मट ने गुण को कैसे परिभाषित किया, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसे कैसे याद करेंगे हम, अब देखिए कह रहे ये रहस्यांगिनो धर्मा शौर्यादिव आत्मनः उत्कर्ष हित वस्ते इस्युशल स्थितियों गुणा। देखिए ये शौर्यादीव की बात कौन करता है, भामह भी करते हैं, लेकिन मित्रों मेरा एक दोस्त है उसका नाम उत्कर्ष है और उत्कर्ष के अंदर है ममता। क्या है, ममता, ठीक है, उत्कर्ष के अंदर है ममता, ठीक है, या उत्कर्ष की बहन का नाम क्या है, ममता है, ठीक है, उत्कर्ष की बहन का क्या नाम है, ममता है। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, अगर हमें यह दिख जाए क्या, ये रहस्यांगिनो धर्मा शौर्यादि व आत्मना उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष शब्द दिखे जो तो उसको जोड़िए ममता से, उसको जोड़िए ममता से, ठीक है, ये मात्र त्रिक मात्र है, ठीक है। ये चीजें मतलब मुझे विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को चाहिए नौकरी। और वो जब हम इस तरह साहित्य में जिएंगे, ठीक है, काव्य शास्त्र काव्य गुण को इसी तरह जब हम कनेक्ट करते, इतने संस्कृत में श्लोक हम कहाँ तक चीजों को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब इस तरह से जो है अपने सामने एक फिगर के रूप में लोगों चीजों को बनाते चलेंगे, ट्रिक को बनाते चलेंगे, तो हम लोग क्या है अपने लक्ष्य के धीरे धीरे करीब होंगे। कह रहे हैं ये रहस्यांगिनो धर्मा शौर्यादि व आत्मन उत्कल सहित वस्ते स्थितियों गुणा, ठीक है। एक मेरा दोस्त है उत्कर्ष, उसकी बहन का नाम क्या है, ममता है, तो ममता को मम्मट से ध्यान देंगे। अगर उत्कर्ष शब्द आपको दिखे और गुड़ उड़ की चर्चा हो रही है तो क्या हो जाएगा, हाँ तो सर ये हो जाएगा मम्मट। अब देखिए
परिभाषा में क्या कह रहे हैं कि अर्थात अर्थात काव्य के प्रधान भूत, ठीक है, क्या, ये देखिए इसको फिर से आप जान लीजिए, उत्कर्ष, ममता, ममता उसकी बहन है, अर्थात मम्मट से हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है, मम्मट से। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्थात काव्य के प्रधान गुण, ठीक है, अंगिन तत्व, ठीक है, अंगिन तत्व, रस के रसाश्रित धर्म जो आत्मा के स्वयंभूत शौर्यादि धर्मों की भांति हैं, अचल भाव से उसमें वर्तमान होकर उस, ठीक है, मतलब रस के उत्कर्ष साधन बनते हैं वे गुण हैं, ठीक है, मतलब अगर रस के उत्कर्ष साधन बन रहा है वो गुण है, ये परिभाषा किसने दिया, मम्मट ने दिया, ठीक है। कभी हिंदी में ऐसे पूछ ले कि क्या, कि काव्य के प्रधान भूत तत्व रस के आश्रित धर्म जो आत्मा के स्वयंभूत सौर्यादि धर्मों की भांति हैं, अचल भाव से उसमें वर्तमान होकर उसके अर्थात रस के उत्कर्ष साधन बनते हुए गुण है, ये परिभाषा किसने दिया, तो मम्मट ने दिया। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने गुण के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। कौन से तत्वों का उल्लेख किया है, कह रहे हैं कि काव्य में रस अंगिन धर्म है और गुण उसके सहायक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए काव्य है कोई, तो उसमें रस क्या है, अंगिन धर्म है, रस उसका अंग है, मान लीजिए रस क्या है, उसका अंग है, ठीक है, और जो गुण है इसके सहायक है, ठीक, ठीक है, गुण उसके सहायक रूप में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सहायक धर्म सनातन है, मतलब सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। ये सहायक धर्म क्या है, मतलब गुण जो सहायक धर्म है वो सदियों से चला आ रहा है, सनातन है। उन सहायक सनातन तत्वों का कार्य है रतोत्कर्ष, रसोत्कर्ष करना, ठीक है, रस का उत्कर्ष करना, ठीक, जो मतलब सहायक सनातन तत्व है कौन से, गुण, गुण का कार्य क्या है, रसोत्कर्ष करना, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे जो है आचार्य भोज ने कविता के मौखिक शब्द तथा अर्थ गुण की चर्चा विस्तार पूर्वक की है। गुण को परिभाषित करते हुए ये बताते हैं, वे क्या बताते हैं, अब देखिए इसे कैसे हम याद करेंगे, ठीक, कह रहे हैं कि अलंकृतमपि श्रव्यम न काव्यम गुण विवर्जितम गुण योग तयो मुख्यो गुणालंकार योग यते, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कहीं भोज में आप गए, ठीक, कहाँ गए, भोज में, देखिए ये सब चीजें समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि भोज में गए। अब जैसे भोज में क्या है, भोज में जैसे बिना नमक के कोई सब्जी नहीं अच्छी होगी, ठीक है, भोज में जैसे बिना नमक के सब्जी नहीं कुछ अच्छी होगी, वैसे अगर काव्य में गुण वर्जित है, गुण विवर्जित है, ठीक है, गुण का वर्जन कर दिया गया है, तो वो काव्य जो है क्या है, अच्छी नहीं होगी। अब इसको देखिए पहले इसका अर्थ समझिए, कह रहे हैं कविता अलंकृत होते हुए भी गुण योग से समादृत होती है, वह इसलिए कि वह उसका अनिवार्य तथा अपरिहार्य धर्म है, गुण से विवर्जित काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब इसी लाइन को पकड़िए कि मित्रों जिस प्रकार ठीक है भोज में बिना नमक के सब्जी का कोई महत्व नहीं है, जोड़िए इसे कि जिस प्रकार भोज में बिना नमक के सब्जी का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार गुण से विवर्जित काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपके काव्य में गुण नहीं है, आपके काव्य में गुण नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यह परिभाषा कहाँ से मिली हमें, भोज से मिली, ठीक है, भोज से मिली। जैसे नमक के बिना सब्जी नहीं अच्छी, वैसे बिना गुड़ के काव्य नहीं अच्छा। बस इसे ऐसे ध्यान रखिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगर सही ना हो गया परीक्षा में तो कहिएगा। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अभी ये भी याद करा देता हूँ, एक कुंतल वाला क्या कह रहे हैं, इस प्रकार गुण काव्य रचना का अनिवार्य तत्व है। यह मुख्यतः उसकी भाषिक एवं अर्थगत भौतिक प्रकृति का विधायक होने के कारण उससे अनिवार्यतः जुड़ा है और अपनी विशिष्ट परिस्थिति के कारण पाठक में रसास्वादन का वातावरण सृजित करता है। आचार्य कुंतक ने काव्य रचना की समग्र सौंदर्य संपदा को गुण की संज्ञा दी है। अब देखिए ये शब्द पकड़िए, समग्र सौंदर्य संपदा कितना है, ठीक है, कोई पूछ ले गुड़ की समग्र सौंदर्य संपदा, ठीक है, कितना है गुड़ का समग्र संपदा, तो 1 कुंतल है, कितना है, 1 कुंतल है,
ठीक है, 1 कुंतल है। ऐसे ध्यान रखिए, अगर हमसे पूछ ले कि चलिए आप बताइए आपका समग्र सौंदर्य संपदा, ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखना है कि अगर हमारे परिभाषा में आ जाए क्या, समग्र सौंदर्य संपदा, तो हम कह देंगे हमारा समग्र सौंदर्य संपदा कितना है, 1 कुंतल है। अब पंक्ति में कैसे याद करें, इसको ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कह रहे हैं, आ समस्त मनोहारी पद विन्यास जीवितम माधुर्य सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणा, ठीक है। प्रथम, प्रथम से लीजिए एक, प्रथम से लीजिए एक, और गुड़ा, कितना गुड़ है, 1 कुंतल गुड़ है, ठीक है, 1 कुंतल गुड़ है। अब 1 कुंतल गुड़ का मतलब क्या है, कुंतक, क्या, कुंतक। हमें बस अपना प्रश्न सही करना है। कह रहे हैं क्या, अभिजात्य प्रवृत्तये पूर्वे मार्गोदिता गुड़ा अन्नातिशयात्मियान्ति जनितादाय संपदा, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गई, देखिए संपदा है, समग्र संपदा की अगर बात करें तो हम कह देंगे सर मेरे पास समग्र संपदा, समग्र सौंदर्य संपदा 1 कुंतल है, ठीक है। 1 कुंतल को 1 कुंतक से जोड़ेंगे, अगर हमें ये शब्द दिख जाए प्रथमो गुड़ा, प्रथमो गुड़ा, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, 1 कुंतल। हमें शब्द दिख जाए काव्यम गुण विवर्जितम, तो हम कहेंगे सर जैसे काव्य, ठीक है, बिना गुड़ के काव्य नहीं, जैसे बिना सब्जी के, ठीक है, बिना नमक के सब्जी नहीं, वैसे ही बिना गुड़ के काव्य नहीं। गुड़ विवर्जितम कौन कह दिया, भोज कह दिए। फिर हम अगली परिभाषा में आए, अगर उत्कर्ष बात कर दे, ठीक है, उत्कर्ष बात कर दे तो हम कह सर मेरा एक दोस्त है उसका नाम उत्कर्ष है और उसकी बहन है ममता, ठीक है, तो ममता से उत्कर्ष, ममता से हम लगा लेंगे मम्मट। अब देखिए पूर्वे गुड़ा शब्द आ जाए तो वामन आ जाए, वामन कर देंगे। अगर काव्य शोभया कल्पारो धर्मा गुड़ा आ गया, गुड़ा, ठीक है, वामन कर देंगे। अगर देखिए गुणालंकाराणाम भेद कह दे, भेद से भामा कर देंगे, ठीक। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रच्छते कह दे तो हम गंडी कह देंगे, ठीक। अगर हमसे सम अलंकृत शब्द कह दे तो उसकी चर्चा मैं कई बार कर दिया हूँ कि अगर हमसे अलंकार और गुण का कार्य है कविता को सम अलंकृत करना या पूछ ले तो हम बड़े सरल शब्दों में कहेंगे एग्जामिनर के सामने कि सर इसका आंसर होगा भरत मुनि। अब देखिए, अब आती है नौकरी वाली प्रश्न, ठीक है, नौकरी वाले प्रश्न कौन से हैं, देखिए। अब देखिए गुणों की संख्या से, ठीक है, इसमें सभी गुण तो दिए नहीं गए हैं, ठीक, सभी गुण तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐड करके आपको बता दूंगा कि किसने कितना गुण माना है, ठीक। कह रहे हैं आचार्य भरत ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है, ठीक। कौन कौन सी, श्लेष प्रसाद समता समाधि, ठीक है, माधुर्य ओज पद सुकुमारता अर्थ शक्ति उदारता और क्रांति, ठीक है। अगर भरत मुनि ने 10 गुण मान लिए हैं तो ये जान लीजिए कि कभी भी पूछ सकता है कि भरत मुनि ने कौन से काव्य गुण माने हैं, 10, ठीक है। और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो वहां तो आपको यह बताना ही पड़ेगा क्योंकि इससे काम नहीं चलने वाला कि भरत मुनि ने 10 गुण माना, तो और ये बहुत चर्चित है, ठीक है, पहली बार इन्होंने गुण की चर्चा की तो इनके गुण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको इसी क्लास में याद कराता हूँ कैसे, कह रहे हैं देखिए, एक तो आप जानते होंगे 3 गुण बहुत मेन है, कौन, प्रसाद, ठीक है, कौन कौन, तो सर ठीक है, हाँ सर बता रहे हैं मेरे कि प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या है, प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्या महत्वपूर्ण है, माधुर्य महत्वपूर्ण है, ठीक, और ओज। आप इन तीनों को तो बार बार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं क्योंकि यही तो 3 सर्वमान्य मत है, ठीक है। 3 याद कर लिए, अब 3 का नाम श से है, कैसे, श्लेष समता समाधि, श्लेष समता समाधि, ठीक। देखिए आपको नहीं याद है, आप कह रहे हैं कि सब 3 तो हम जानते हैं, कौन, प्रसाद ओज माधुर्य, ठीक। अब 3 याद कर लीजिए, क्या, श्लेष समता समाधि श है। अब स्पष्ट हो गया। अब आगे इसकी ट्रिक क्या है कि पद अर्थ उद क्रांति, क्या, इसकी ट्रिक यह है कि पद अर्थ, ठीक, उद क्रांति, ठीक। अब इसका मतलब क्या है सर, तो देखिए पद से हो गया पद सुकुमारता, ठीक है, अर्थ से अर्थ शक्ति, उद से उदारता और क्रांति, ठीक। 4 ये हो गए, 3 वो 7 और 3 श्लेष समता समाधि। फिर से रिवीजन करेंगे मेरे साथ, फिर से रिवीजन करेंगे, इसको मैं यही याद करा देता हूँ आपको, ठीक। सर आपने कहा कि 3 तो एकदम कॉमन है जो सर्वमान्य है, प्रसाद ओज माधुर्य, ठीक है, 3 तो मुझे ऐसे भी याद है, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें 3 तो ऐसे ही याद है। फिर देखिए 3 कह रहा है कि श्लेष
समता, समाधि, स से हैं। 4 के लिए आपको ट्रिक ध्यान से करना पड़ेगा और अपनी उसी पुस्तक के बगल में लिख लीजिए क्या, पद अर्थ, पद अर्थ उद क्रांति। क्या ट्रिक है इसका, पद, ठीक है, पद मतलब पशुकुमारता, अर्थ अर्थ क्रांति, अर्थ शक्ति, उद माने उदारता और क्रांति, ठीक है, ऐसे आप ध्यान कर लीजिए। अब देखिए आगे, आगे क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको याद हो गया होगा। इसको 2 बार आप और सुन लीजिए, ठीक है, आपका तैयार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इन 10 गुणों की स्थिति का निर्देश करते हुए वे पुनः बताते हैं कि ये दोष गुणों के विपर्य विपर्य स्वरूप होते हैं। आचार्य दंडी भी भरत के ही अनुक्रम में इन्हीं 10 गुणों की चर्चा करते हैं। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दंडी और भरत मुनि दोनों ने कितने गुण मान लिए, 10 गुण मान लिए। और एक व्यक्ति है जो 10 गुण मानते हैं, हेमचंद, ठीक है, हेमचंद हम नोट कर लेंगे सर, ठीक है, कि हेमचंद भी 10 गुण मानते हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि आचार्य वामन ने गुणों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त करके इनकी संख्या 10 10 अर्थात 10 शब्द गुण बताया और 10 अर्थ गुण बताया, ठीक है। आपको पता होगा वामन, देखिए वामन से आप ध्यान रखिए हमेशा 20, ठीक है, वामन से 20, दंडी से 10, भरत मुनि से 10, हेमचंद कितना 10। अब देखिए कह रहे हैं इन तीनों आचार्यों के गुण लक्षण में थोड़ी भिन्नता अवश्य है। अब आगे वही बात कह दे रहे हैं कि आचार्य हेमचंद भी गुणों की संख्या 10 ही मानते हैं, ठीक, माने हेमचंद ने कितने गुण मान लिए, 10। ये जो लेक्चर है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हेमचंद कितने गुण माने, 10। अब देखिए एक आचार्य विशेश्वर थे, विशेश्वर, इनकी इनका एक ग्रंथ है चमत्कार चंडिका, ठीक है, विशेश्वर, तो विशेश्वर ने कुल कितने गुण माने, 23 गुण माने, कितने, 23 गुण माने, कितने गुण माने, 23 गुण माने। अब देखिए आगे कह रहा है कि भोज, आचार्य भोज, वही भोज, प्रथम गुण, समग्र सौंदर्य संपदा एक कुंतल, ठीक है, सॉरी, गुण गुण विवर्जितम वाले, ठीक है, काव्यम गुण विवर्जितम वाले, कैसे कि है ना, जैसे नमक बिना सब्जी नहीं है, ऐसे काव्य, ठीक है, गुड़ बिना काव्य नहीं, वही बात ध्यान रखना। भोज में गए थे, वो चीजें परिभाषा, काव्यम गुण विवर्जितम वाली पंक्ति याद करनी है। ये 24 गुण मानते हैं, कौन कौन सा देख लेते हैं बस एक बार, श्लेष, क्षमता, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, कांति, उदारता, उदात्त, ओज, उज्जवसित, प्रेयस, सुभगता, समाधि, सूक्ष्मता, गंभीरता, विस्तार, संक्षेप, समतात्व, भाषिक तत्व, गीत, रीति, उक्ति, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए अब एक चीज, एक लिस्ट और आप ये जानिए क्या, कि किसने 3 गुण माना, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर हेमचंद, दंडी और भरत मुनि कुल काव्य गुण कितने मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे समझते हैं कि हेमचंद कौन, हेमचंद, सर दंडी और कौन, सर भरत मुनि, ये 10 गुण मानते हैं, ठीक। सर एक वामन नाम के व्यक्ति हैं, वामन, वो 20 गुण मानते हैं, ठीक, हाँ कंफर्म है सर। कह रहा है एक विशेश्वर नाम के व्यक्ति हैं जो 23 गुण मानते हैं, ठीक है सर। एक भोज नाम के व्यक्ति हैं, भोज, भोज नाम के व्यक्ति हैं, वो कितने गुण मानते हैं, 24। अब देखिए एक लिस्ट हमारे पास ये है कि 3 गुण मानने वाले कौन से हैं। अब बड़ी लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में लगभग लगभग 7 लोग शामिल हैं, ठीक है, ये लिस्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसको ध्यान करेंगे कि ये लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं। अब देखिए वो लिस्ट क्लियर करते हैं हम लोग। तो देखिए एक व्यक्ति आपने सुना होगा कौन, भामह, ठीक है, भामह ही ने सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे, जो वो जो प्रसाद, माधुर्य 3 गुण माने हैं, ठीक है, मतलब जो 10 गुण थी किसके, भरत मुनि के, उनसे निश्चित 3 गुणों के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य भामह ने किया, अर्थात इन्होंने कितना गुण माना, 3 गुण माना, ठीक, 3 गुण माना। अब कौन से आचार्य हैं, तो आप ध्यान देंगे मम्मट नाम के व्यक्ति हैं, मम्मट, हाँ, मम्मट भी 3 गुण माने। और कौन 3 गुण माना, तो राजशेखर, राजशेखर ने भी कितने गुण माने, 3 गुण माने।
और किसी ने माना, अब देखिए अभिनव गुप्त अगर पूछ ले, और कौन पूछ ले, आनंद वर्धन पूछ ले, आनंद वर्धन, ठीक, इन लोगों ने भी 3 गुण माना। मतलब अभी तक हम 5 लोगों की लिस्ट पढ़ चुके हैं। अब देखिए 2 मिलते जुलते नाम है, विश्वनाथ, विश्वनाथ और कौन, जगन्नाथ। इन लोगों ने कितने गुण माने, तो इन लोगों ने भी 3 गुण माने। आइए फिर से रिवीजन करते हैं कि भामह ने कितने गुण माने, 3 गुण माने। और यही व्यक्ति हैं जो 10 गुणों से निश्चित 3 प्रमुख गुणों को काव्य गुण माने हैं, ठीक है। 3 गुणों के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन अगर पूछ ले कौन किया, तो भामह ने किया, 10 गुणों से निश्चित 3 गुणों के सिद्धांत का। मम्मट भी 3 गुण, राजशेखर भी 3 गुण, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, ठीक है, 3 गुण, विश्वनाथ और जगन्नाथ 3 गुण। अब देखिए ये तो हो गई हमारी बात कि किन्होंने, किसने कितने गुण माने। और मुझे लगता है ये जो अंतिम है, वीडियो का अंतिम भाग है ना, इसको अगर आप एक छोटे से पेज में लिख लेंगे तो वहां भी आपसे, आपको ये देखने को मिल जाएगा प्रश्न यहाँ से तो अक्सर पूछे जाते हैं कि जैसे कभी पूछ लेगा कि भामह ने कितने गुण माने, ठीक है, भरत मुनि, और ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से पूरे पंक्ति को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। आप इस वीडियो के साथ अपने किताब में देखते हुए और इसको लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए और लाभदायक होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी, यदि नहीं चल रही है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद, जय गुरुदेव।